जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम लोग देखेंगे वह पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 में आने वाला है, वो सारे सवालों को रिकवर करने वाले हैं। चलिए एक एक करके सारे सवालों को जल्दी से देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहले नंबर पर आते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता देते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आप लोग के पॉलिटिकल साइंस या टोटल सब्जेक्ट का सारा तैयारी करवाया जा रहा है। तो चैनल के साथ बने हुए रहिएगा और सारा सवाल को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। हर रोज़ जो है आप लोग को 20 से 25 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, जो कि 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी सवालों को लेकर आए हैं। तो आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आएगी और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। कोई अगर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, पहला सवाल क्या है कि गुट निरपेक्षता या तटस्थता में क्या अंतर होता है। ये जो भी सवाल आज कराने वाले हैं ना, वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो पहला जो सवाल लिखा हुआ है कि गुट निरपेक्षता या तटस्थता में क्या अंतर है, तो जरा देखिएगा आंसर इसका। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है अपने गुट या संगठन के साथ रहना, ठीक है ना। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या हो गया कि अपने ही संगठन के साथ रहना और संगठन की हर बातों को मानना। जबकि तटस्थ का मतलब होता है किसी के साथ नहीं देना, सिर्फ अपने विचारों को कायम रखना, ठीक है। किसी को अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जिसमें अपने संगठन के साथ लेकर चलना होता है। जबकि तटस्थता का मतलब होता है कि वह अपने में मस्त होता है और वो अपने विचारों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के विचारों से उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो आशा है पहला सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं, तो जरा देखिएगा ग्लासनोस्त क्या होता है। ग्लासनोस्त जो है वह एक सोवियत नीति थी जिसका संस्थानों और क्रियाकलापों में सुलेमन एवं पारदर्शिता को बढ़ाना था, है ना। देखिए, ग्लासनोस्त वो एक सोवियत नीति थी जिसका उद्देश्य क्या था कि सोवियत रूस के जितने भी देश थे वह सरकारी संस्थानों और क्रियाकलापों को खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। इस नीति के संस्थापक जो थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे, और जिनका जो शुरुआत हुआ था वो 80 के दशक में किया गया था। ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा हुआ एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो ये क्या होता है वो देखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह एक विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन होता है, ठीक है। यह एक ऐसा गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में है, और जिसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मानवाधिकार के आधार पर अधिकारों पर केंद्रित होती है। इसकी स्थापना जो है 1961 में जुलाई में हुआ था, और कौन किया था, पीटर बेंसन द्वारा किया गया था। फिर से समझिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, यह एक इंटरनेशनल विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन था, और यह जो है गैर सरकारी था, माने सरकारी अधीन पर नहीं थी, वो गैर सरकारी संगठन था जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, और जिसका जो मेन काम था वो था मानव अधिकारों पर केंद्रित होना। इसकी स्थापना 1961 में किसने किया था, पीटर बेंसन द्वारा किया गया था। तो आशा है आप लोग को ये 3 सवाल समझ में आया होगा। पहला सवाल जो आप लोगों को गुट निरपेक्षता और तटस्थता के बारे में था, कोई नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा जो है ग्लासनोस्त के बारे में, तो ग्लासनोस्त क्या बताया गया है कि ये सोवियत नीति थी जिसका उद्देश्य था सरकारी संस्थानों को और क्रियाकलापों को खुलापन देना, यानी पारदर्शिता देना, यानी कि ओपन कर देना, एकदम स्वतंत्र छोड़ देना। इसकी शुरुआत जो है मिखाइल गोर्बाचेव जी ने किया था 80 के दशक में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है कि यह एक मानवाधिकार आंदोलन है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1961 में पीटर बेंसन द्वारा किया गया था। यह एक जो गैर सरकारी संगठन है। आशा है ये 3 सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डोकलाम विवाद क्या है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, डोकलाम क्या है। डोकलाम जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। डोकलाम विवाद कब हुआ था अभी बता देंगे आपको। डोकलाम जो है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, और
उस पहाड़ी क्षेत्र को भूटान और चीन दोनों अपने अपने क्षेत्र में मानता है। ठीक है, यानी कि भूटान और चीन के मध्य में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है डोकलाम। ये दोनों देशों को, यानी कि दोनों जो देश है भूटान और चीन, उसे अपने अपने क्षेत्र में मानता है। अब जरा देखिए विवाद क्या था, डोकलाम का विवाद क्या था वो सुनिएगा। डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर भारतीय सशक्त बलों यानी भारतीय सेना और चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में एक गतिरोध हो गया। गतिरोध का मतलब है कि एक विरोध हो गया वहां पे। यही विवाद जो है, यानी यह विवाद जो है वो 2017 में शुरू हुआ था, यानी कि 16 जून 2017 को शुरू हुआ था। जबकि करीबन इसमें क्या था कि 300 से 270 भारतीय सैनिक जो थे वह 2 बुलडोजरों को लेकर भारत चीन सीमा पर खड़े हो गए। मैंने वहां पे पार हो गया और वहां पे सड़क निर्माण के कार्य को रोक दिया। तो यही डोकलाम विवाद था। यह डोकलाम में हुआ था, इसे डोकलाम विवाद कहा गया था। यह विवाद किसके किसके बीच हुआ था? भारतीय सशस्त्र बल और चीनी सशस्त्र बल के यानी कि लिबरेशन के आर्मी के द्वारा आर्मी पर हुआ था। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। अगर कोई नहीं लिखे हैं या तो सुने नहीं होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा आंसर ये 2 नंबर के लिए आंसर बनता है। आगे आते हैं, भारत के 2 राजनीतिक दलों के बारे में बताइए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो देखिए बहुत सारा है, हम आपका कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल, यूनाइटेड दल है, उसके बाद आपका राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो ये इसमें बहुत सारा है, आप लोग जिस पर चाहे उतना आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा है दूसरी दुनिया का क्या अभिप्राय है, यानी कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। तो जरा आंसर देखिएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व जो है वो 2 भागों में बट गया था, यानी 2 गुटों में विभक्त हो गया था। कब? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। एक गुट में, यानी कि एक भाग का नेतृत्व जो है वो पूंजीवादी देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, और इस गुट में सम्मिलित देशों को ही पहली दुनिया कहा गया। क्या बोले? दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि पूरा विश्व जो है 2 भागों में बट गया था, और एक का नेतृत्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो जो देश थे उन्हें एक देश कहा गया, पहली दुनिया कहा गया। और दूसरा जो गुट था उसका नेतृत्व साम्यवादी देश जिसे कि सोवियत गणराज्य द्वारा यानी कि रूस के द्वारा किया जा रहा था, और जो रूस का समर्थन कर रहे थे उसे दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया था। जिसमें पहली दुनिया और दूसरी दुनिया दोनों समझ में आया होगा। पहली दुनिया का नेतृत्व कौन कर रहे थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा कौन कर रहे थे? रूस कर रहे थे। रूस यानी सोवियत गणराज्य कर रहे थे। आशा है ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, 7 में क्या लिखा हुआ उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था, है ना। देखिए भारत में पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा आपातकाल की घोषणा किया गया था और यह कितने वर्षों तक चला था। तो देखिएगा आंसर में, भारत में सन 1975 से 1977 तक यानी 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। यानी देखिए 1975 से लेकर 1977 तक, हम इसको हटा देंगे ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगा। कब से कब तक हुआ था? 1975 से लेकर 1977 में, इसके बीच में जो है वो आपातकाल की घोषणा किया गया था, और ये कितने समय तक हुआ था? 21 महीने तक चला था। ठीक है, उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद में 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा किया था। सवाल यह भी पूछा जाता है कि जब आपातकाल लगाया गया था तो उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और ये आपातकाल कब तक चला था? 21 महीने तक। तो साफ शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि भारत में 1975 से 1977 तक 21 महीनों की अवधि में भारत में आपातकाल की घोषणा किया गया था। और यह जो समय था, उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद किसमें बदलाव किया? बदलाव नहीं किया, किसके अंतर्गत किया था? 352 के अंतर्गत इस आपातकाल की घोषणा किया था। आशा है कि यह सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा गया है पिछले बार के एग्जाम में, ये फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। तो एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, तो जरा देखिएगा इसका आंसर है एक ध्रुवीय व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें पूरे विश्व में केवल एक ही सशक्त यानी कि शक्ति परिधान हो, अर्थात एक ही महाशक्ति का अस्तित्व हो या वर्चस्व हो। यानी कि एक ध्रुवीय विश्व का मतलब एक ध्रुवीय का मतलब एकाधिकार होना चाहिए, यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पूरे विश्व में केवल एक ही शक्ति का अधिकार होना चाहिए, यानी कि वर्चस्व होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में, कांग्रेस सिंडिकेट का क्या अर्थ है। कांग्रेस सिंडिकेट, सिंडिकेट से आप लोग को जरूर कुछ याद आया होगा, पुष्पा भाव, ठीक है ना। चलिए बस मजाक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस सिंडिकेट का क्या मतलब होता है, तो आंसर देखिएगा, लिखा है कांग्रेस नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था या इंगित किया जाता था। यानी कि कांग्रेस पार्टी के एक समुदाय था जिन्हें अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था यानी इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का जो पार्टी का संगठन पर नियंत्रण था, यानी कि इसमें जो भी लोग थे उनका पूरा का पूरा नियंत्रण पार्टी पर था। और इस समूह में देखिए कौन कौन थे, कामराज, एस.के. पाटिल, निजलिंगप्पा और मोरारई देसाई प्रमुख सदस्य थे, है ना। तो ये कांग्रेस सिंडिकेट जो है वह एक समूह था, जो कांग्रेस नेताओं का एक ऐसा समूह था जो अनौपचारिक था, ठीक है। और साथ ही साथ इस पार्टी का पूरा नियंत्रण जो है पार्टी पर, मेन पार्टी पर हुआ करता था। इसमें मेन तौर पर कामराज, एस.के. पाटिल, निजलिंगप्पा और मोरारई देसाई प्रमुख सदस्य थे। हम ये लाइन किया हुआ हटा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन लेने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, ठीक है। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। देखिएगा, जब भारत की आजादी हुई तो आजाद भारत के बाद भारत में जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम थे, है ना, जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। आशा है ये 10 सवालों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एक बार वापस से देख लीजिएगा। देखिए वापस हम एक बार ले जाते हैं, या आप वीडियो को पूरा ले जाइएगा, समय लग जाएगा उधर। 10 नंबर का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 11 में। चलिए 11 में आते हैं, शीत युद्ध का क्या अर्थ है। देखिए आप लोगों को क्लासेस में बताया गया था कि चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे शीत युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है ना। तो आप लोग भी इसके साथ जरूर बने रहिएगा। और इसमें देखिएगा सवाल क्या है, तो शीत युद्ध क्या है जरा उसे समझते हैं। शीत युद्ध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी, यानी कि शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसे दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। देखिए शीत युद्ध, शीत माने ठंडा कहा जा सकता है, तो ठंडा होता नहीं है ये। शीत युद्ध का मतलब क्या है वो देखिएगा, शीत युद्ध जो है संयुक्त अमेरिका और सोवियत संघ जैसी दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें किसी भी प्रकार के अस्त्रों का उपयोग नहीं किया गया था, अर्थात किसी भी बम बारूद वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ठीक है ना। यह युद्ध जो है अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया था, यानी कहते नहीं है कि अभी के समय चुगली करते हुए एक दूसरे से लड़ाई करना, ठीक उसी तरह से हुआ था। तो देखिए शीत युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया था। यह जो युद्ध था अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से लड़े जा रहा था। और इस युद्ध का जो आरंभ की कोई निश्चित तिथि नहीं है, क्योंकि ये जो है कूटनीति पर आधारित थी। तो कूटनीति कब आधारित को पता थोड़ी चलता है कि युद्ध कब शुरू हुआ। जब किसी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाए तो पता चलता है कि इस युद्ध की शुरुआत इतना में हुआ है, लेकिन ये कूटनीति वाला युद्ध था तो ये पता ही नहीं चला इसकी शुरुआत जो है कब माना गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में, शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन का क्या क्या नाम था। तो देखिएगा पहला तो शीत युद्ध यूरोपीय देशों में, यूरोप में हुआ था ना। तो देखिएगा पश्चिमी, इसमें दो भाग बटा हुआ था, एक पश्चिमी और एक था पूर्वी भाग। तो पश्चिमी यूरोपीय देश में क्या क्या था वो देखिएगा,
संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पश्चिमी यूरोपीय देश कहा जाता है। क्या बोले? पश्चिमी यूरोपीय देश किनको कहा जाता है? सोवियत राज्य अमेरिका और उनके सहयोगी यानी सोवियत राज्य संघ का जो समर्थक था उन सभी को कहा जाता है पश्चिमी यूरोपीय देश, जिन्होंने मिलकर नाटो की स्थापना किया था। और दूसरा आता है पूर्वी यूरोपीय देश, तो सोवियत संघ और उनके आश्रित देश यानी सोवियत संघ, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्होंने वार्सा संधि का गठन किया था। तो कभी को पूछता है वार्सा संधि का गठन किसने किया था? सोवियत संघ के द्वारा किया गया था और नाटो की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो यही आपका है पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है? क्या वर्चस्व अस्थायी है? अब जरा सुनिएगा कि वर्चस्व का मतलब क्या होता है। वर्चस्व का मतलब आप ऐसे समझिएगा अमीर या ताकतवर देशों में से। तो रिसर्च के माने तो संयुक्त राज्य अमेरिका को अक्सर वर्चस्ववादी राष्ट्र के रूप में देखा जाता है ना? किसके रूप में देखा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को ही सबसे वर्चस्व देशों में शामिल किया गया है। क्या वर्चस्व स्थापित होता है, अस्थायी होता है? तो देखिए वर्चस्व स्थापित नहीं होता है, नहीं लिखे नहीं है, वर्चस्व जो स्थापित नहीं होता है, जो देश अपने आप को स्टेबल कर लेगा, सैन्य ताकतों में आगे बढ़ा लेगा, तो वो उसका वर्चस्व आ जाएगा ना। तो वर्चस्व किसी का स्थापित नहीं होता। आप इसको ऐसे समझिए, क्या किसी का घमंड एक जैसा रहता है? नहीं, संभव है। इसलिए वर्चस्व जो है वो अस्थायी होता है, बदलता रहता है। मौजूदा समय में देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसे वर्चस्ववादी राष्ट्र के रूप में देखा जाता है और वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 14 में। आशा है यह सारी बातें समझ में आ रहा होगा, अगर किसी का छूटा होगा तो जरूर देखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2016 में किस स्थान पर और किस भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया? यानी कि 2016 में प्रधानमंत्री ने कहां पर और कौन से आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया? चलिए आंसर देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2016 से लेकर 8 सितंबर 2016 तक लाओस की राजधानी वियतनाम में 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 11वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो नरेंद्र मोदी ने 2 डेट पे, है ना, पहला डेट जो 7 तारीख को जो था, 7 सितंबर को था 2016 में, उसमें भाग लिया था आसियान भारत शिखर सम्मेलन में, जो कि 14वां शिखर सम्मेलन था। और 8 तारीख को सम्मेलन भाग लिया 11वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में। तो 2 चीजें 2016 में 2 चीजें हुआ था। एक 7 सितंबर को हुआ था जिसमें क्या किए थे कि 14वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिए। उसके बाद एक 11वें में जो गए, माने कि 8 सितंबर में, वो 11वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे। कभी कभी पूछ देता है पूर्वी शिखर सम्मेलन में कब भाग लिए थे? 8 सितंबर में। ठीक है, आशा ये चीज क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? तो ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्यों उत्पन्न हुआ था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए वहां पे क्या हुआ था कि बहुसंख्यक जो लोग थे वो अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे, यानी कि दबदबा हासिल करना चाहते थे, जिस वजह से ये हुआ था युद्ध। अब 12th में थोड़ा सा बताया गया इसके बारे में, लेकिन क्वेश्चन घुसा दिया उसमें से, है ना। और क्वेश्चन आता है, ये सवाल जो आप लोग करा रहे हैं ना, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो एक बार जरूर देखिएगा। और अभी तक कोई भी पॉलिटिकल का नहीं करवाया है तो ये सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। और पॉलिटिकल का मॉडल पेपर भी नहीं आता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सारा सवाल आपके बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए सारे सवालों को हम करवा रहे हैं। आपके बुक का है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है और भी अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारा है। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष से क्या क्या कारण समझे, यानी कि आप क्या समझते हैं? तो ऐसा देखिएगा, श्रीलंका का जातीय विवाद जो है वो अल्पसंख्यक तमिल, जिसे ईलम मुक्त बाध, जिसे लिट्टे के नाम से जाना जाता है, और बहुसंख्यक सिंहली के बीच हुआ था, है ना। किसके बीच में? लिट्टे और बहुसंख्यक सिंहली के बीच में। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे तमिल के बीच में, यानी तमिल और बहुसंख्यक सिंहली के बीच में हुआ था।
मूल रूप से यह जो विवाद था दोनों मुख्य भागीदारी थे, यानी कि इस युद्ध का यानी कि इस जातीय संघर्ष का जो विवाद था ये दोनों ही मुख्य भाग थे इसमें। और इसी के कारण जो है लिट्टे यानी कि अल्पसंख्यकों को श्रीलंका की सेना के से युद्ध करना पड़ा और हथियार से लड़ाई करना पड़ा था। ठीक है, तो श्रीलंका युद्ध जो था वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में हुआ था, जिसके कारण लिट्टे यानी कि अल्पसंख्यक तमिलों को वहां की सेना यानी कि श्रीलंका की सेना से लड़ना पड़ा, यानी सेना से हथियारबद्ध करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य होते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य होते हैं, तो आंसर देखिएगा निम्नलिखित उद्देश्य लिखवाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक करना। देखिए थोड़ा मिसिंग है, अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक करना। ठीक है, आप चाहे तो यहां से देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक करना। दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। तीसरा होता है आर्थिक विकास। चौथा है आपका सामाजिक प्रगति। पांचवा है मानव अधिकार और छठा लिखे है विश्व शांति। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या क्या उद्देश्य हो गया। पहला है कि कानून को, अंतरराष्ट्रीय कानून को क्या करना है, सुविधाजनक करना था। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना था, आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना था, सामाजिक प्रगति को भी है, और मानव अधिकारों को, और साथ ही साथ विश्व शांति को बनाकर रखना। तो कुल मिलाकर 6 पॉइंट लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 21 में, देसी रियासतों, जिसे रजवाड़ों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि देसी रियासतों अथवा रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय होता है। स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी। अब जरा देखिए, देसी रियासत बोलो या रजवाड़ों बोलो, रजवाड़ है ना। तो ब्रिटिश राज के दौरान, आंसर देखिएगा, ब्रिटिश राज के दौरान हिंदुस्तान में हिंदू राजा हुए, बहुत सारे महाराजाओं भी हुए और मुस्लिम शासक भी हुए, जिन्हें आमतौर पर हम लोग बोलचाल की भाषा में नवाब कहते थे, या स्वामित्व की अगर स्वतंत्रता की इकाई में देखा जाए उसे रियासत कहा जाता था। यानी कि उनका जो भी राज्य था, यानी हिंदू राजा था उनसे रियासत बोल दिए या रजवाड़ा बोल दिए, महाराजा था रजवाड़ बोल दिए, मुस्लिम शासक था जिन्हें हम लोग कहा जाता थे नवाब, तो उन्हें भी रजवाड़ के नाम से जाना गया, तो उसे रजवाड़ के नाम से जाना जाता था। और स्वतंत्रता के समय में लगभग 565 है ना, 565, लगभग 565 है, ठीक है, 565 रियासतें मौजूद थी। लगभग एक्यूरेट नहीं है, लगभग है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम ये वीडियो तो इसमें रहेगा ही, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ऐसे लाइव क्लासेस तो ले नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, भूल गए कि हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है, योजना आयोग का किस उन्मूलन कर कब होगा, है ना। योजना आयोग का उन्मूलन कब कर दिया ना, किस वर्ष यहाँ पे होगा, किस वर्ष छूट गया, है ना। क्वेश्चन जरा चेंज कर लीजिएगा, योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया और इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंसर देखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग लागू किया गया था, है ना। योजना आयोग की जो लागू है वो कब किया गया था, योजना आयोग की जो लागू है वो 15 मार्च 1950 में किया गया था, और इसकी समाप्ति जो है वो 13 अगस्त 2014 में कर दिया गया था, यानी कि इसका उन्मूलन। दो चीजें सवाल पूछता है, योजना आयोग कब लागू किया गया था, समाप्ति का, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति कब हुआ था। तो योजना आयोग जो लागू किया गया था 15 मार्च 1950 में लागू किया गया था, जिसकी समाप्ति 2014 में कर दिया गया था, और इसके स्थान पर एक नया अधिनियम लागू किया गया जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, यानी कि नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार और से समझ लीजिएगा। देखिए लाइन बाय लाइन हम मिटा देते हैं। योजना आयोग जो है किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया, यानी समाप्ति कर दिया गया था, इसके स्थान पर कौन सा गठन किया गया। तो आंसर देखिएगा,
कि योजना आयोग एक्चुअली में बनाया गया था 1950 में और ये समाप्ति हुआ 2014 में, यानी कि इसका उन्मूलन कर दिया गया और इसके स्थान में कौन सा गठन किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 20 पे। भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो हमारे भारत के जो पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, यानी कि सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्य किए। देखिएगा, सुकुमार सेन जो थे वो हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त थे और पहले थे और उन्होंने कब से कब तक 1950 से लेकर 1958 तक यानी 21 मार्च से लेकर 19 दिसंबर तक इस पद पर कार्य किए और इसके बदले में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया। और ये पद्म भूषण कब मिला था? 1954 में। कभी कभी पूछ लिया जाता है सुकुमार सेन को, यानी सुकुमार सेन कौन थे और इन्हें पद्म भूषण सम्मानित कब किया गया? तो आंसर क्या लिखोगे? ये देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे जिन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे और आज का ये अंतिम सवाल है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं? अब ये यूएनओ क्या होता है? यूएनओ क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, है ना। तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य हैं? तो यूएनए जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे कहा जाता है, इसमें संयुक्त राष्ट्र का भाग है, यानी कि यह जो है संयुक्त राष्ट्र का भाग है जिसका उद्देश्य होता है विश्व शांति को बनाए रखना और सुरक्षा को बनाए रखना। और इसमें कुल मिलाकर 15 देश शामिल हैं, 15 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी है और जो 10 है वो अस्थायी है। बात समझ में आ रहा है? तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी कितना है? 5 है और गैर अस्थायी कितना है? 10 है और टोटल मिलाकर कितना है? 15। ठीक है, तो ये सारा हम लोग आज कंप्लीट किए। आज जो आप लोग को कराया गया है वो 20 क्वेश्चन को कराया गया है। इसका पार्ट 2 आएगा तो और भी इंपॉर्टेंटली 20 क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी समय आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोगों को हर सुबह 8:30 बजे तक आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट हुआ है। ये पहला वीडियो पॉलिटिकल साइंस का है। इसी तरह का आप लोग को बड़ा क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तो आप लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सारा का सारा तैयारी करा देंगे और इस चीज की गारंटी रखिए कि आपका इसी से आने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।